Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com. In this video हम रिवोल्ट ऑफ 1857 पे क्विज कवर करने वाले हैं। आज इसका पार्ट 3 हम कवर करेंगे। एंड द क्वेश्चंस ऑफ दिस क्विज हैज बीन टेकन फ्रॉम द वेरियस ऑफिशियल एग्जाम फ्रॉम 1993 टू 2023 पर्टिकुलरली फॉर दिस टॉपिक। इसी के साथ ही आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन को और बेटर बनाने के लिए हमने मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम 90% रिफंड का कंडीशन रख रहे हैं। इस बैच के बारे में आपको और जानकारी के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके इस कोर्स के बारे में, इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन अवेल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए राइट गाइडेंस एंड राइट स्ट्रेटेजी की नीड है तो आप हमारे इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए, लिमिटेड सीट्स हैं यहाँ पे, तो जल्द से इंक्वायरी करके कोर्स को अवेल कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्विज क्वेश्चन नंबर 51 से। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किन लोगों ने रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बेसिकली रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिशर्स के तरफ से तो एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, क्या थी? एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। बट इंडियन हिस्टोरियोग्राफर जो है, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में इसको नेशनल स्ट्रगल या वी कैन से कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंसीडर किया गया। तो ये है इंडियन साइड। बाकी ब्रिटिश लोगों के साइड से तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी और मियरली एक सिपॉय म्यूटिनी थी, जो बेसिकली जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, वो अपने पर्सनल ग्रीवेंसेस की वजह से ये म्यूटिनी या रिबेल इन्होंने किया था अगेंस्ट द अथॉरिटी। तो यहाँ पे सीधा फंडा ये लगेगा कि जो लोग ब्रिटिश पॉलिसी से बेनिफिटेड होते हैं, जिनको बेनिफिट मिलता है, those all groups of the society will not participate in the revolt of 1857। ठीक है, तो ब्रिटिश पॉलिसी किनको सपोर्ट करती थी यहाँ पे आप देखो। ऑप्शन 1 एग्रीकल्चर लेबर, ऑप्शन 2 शाहूकार, ऑप्शन 3 फार्मर, ऑप्शन 4 लैंडलॉर्ड्स। किन लोगों को सपोर्ट कर सकती है? ब्रिटिश पॉलिसी वर टोटली अगेंस्ट द कॉमन पीपल, अगेंस्ट द फार्मर, अगेंस्ट द एग्रीकल्चर लेबर। दे वर बेनिफिटेड the landlords and साहूकार basically money lenders। ठीक है, इनको बेनिफिट करती थी ब्रिटिश पॉलिसी। ब्रिटिश पॉलिसी कैसी? एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर थी। तो एक्सप्लॉयटेशन किनका होगा? जो कि सोशल स्टेटस के अंदर लोअर लेवल पे आता है, सोशल स्टेटस जिनका लोअर होगा। तो इसका क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट आराम से कर सकते हैं। तो किन्होंने डिड नॉट पार्टिसिपेटेड? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी 1 एंड 2 यानी एग्रीकल्चर लेबर एंड साहूकार, ऑप्शन सी ओनली 2, ऑप्शन डी 2 एंड 4। ठीक है, देखते हैं हम। तो यहाँ पे है ऑप्शन आपका साहूकार और लैंडलॉर्ड। ठीक है, लैंडलॉर्ड और साहूकार जो थे, मनी लैंडर और जो जमींदार थे, दे वर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द ब्रिटिश पॉलिसी। सो ऑब्वियसली अगर वो यहाँ पे इनसे बेनिफिट इनको प्राप्त होता है ब्रिटिश पॉलिसी से, ब्रिटिश अथॉरिटी से, तो वो उनके खिलाफ क्यों जाएंगे? ठीक है, और इसी के साथ ही अगर हम कहें कि किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट और नहीं किया रिवोल्ट ऑफ 1857 में, वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? साहूकार और लैंडलॉर्ड जिस ऑप्शन में, वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 2 एंड 4 किस ऑप्शन में हम देख लेते हैं? डी ऑप्शन। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम कहें कि किन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो एजुकेटेड जो मिडिल क्लास है, और पूरी की पूरी मिडिल क्लास
है ना, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब मिडिल क्लास में कौन कौन आता है? एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो एजुकेटेड लोग थे उन्होंने इसको एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम समझा, ठीक है, एक तरह से क्या केओस माना, ठीक है, कि ये बस एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, कंप्लीटली केओस है, इनडिसिप्लिन्ड है सबके सब, कोई इनका कॉमन गोल या नेशनल गोल नहीं है। तो एजुकेटेड जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने इस रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरे यहाँ पे जो रिच मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, और यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट के राजा थे, प्रिंसली स्टेट के राजा, इसमें अगर बेसिकली कहे कि कहाँ कहाँ तक इसका ज्योग्राफिकल एरिया था, तो मेजरली ये नॉर्दर्न इंडिया के नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट तक ही कॉन्फाइंड होके रह गई थी रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। 1857 का जो रिवोल्ट है वो सिर्फ नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट तक फैला था, ठीक है। उसका असर साउथ के अंदर तो बिल्कुल भी अफेक्टेड, जो सदर्न पार्ट है इंडिया का वो तो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ था इस रिवोल्ट से, तो वहां पे कोई असर देखने को नहीं मिला। तो अगर साउथ से कोई नेम आ जाता है यहाँ पे कि जैसे हैदराबाद प्रिंसली स्टेट है या फिर मैसूर प्रिंसली स्टेट है, त्रावणकोर प्रिंसली स्टेट है, तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज वहां तक फैला ही नहीं, ये रिवोल्ट ओनली नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट तक इंडिया के कॉन्फाइंड रहा था, ठीक है। तो यहाँ तक ये कॉन्फाइंड था, सदन में इसका कोई असर नहीं था, कोई रिवोल्ट नहीं, तो वहां से कोई पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा। फिर अगर वेस्ट साइड देखें हम, ठीक है, ये तो नॉर्दर्न और सेंट्रल हो गया, साउथ के अंदर कोई रिवोल्ट नहीं। वेस्ट पार्ट में भी देखें तो जो राजपूताना प्रिंसली स्टेट है, राजस्थान बेसिकली, राजपूताना ने भी अंग्रेजों का साथ दिया बिकॉज दे वर सब्सिडरी अलाई ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटी। एंड देन ईस्टर्न प्रोविंस के अंदर भी देखे तो ईस्ट में भी इसका ज्यादा फैलाव देखने को नहीं मिला, इस साइड से भी कोई ज्यादा लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते रिवोल्ट ऑफ 1857 में। 1857 का रिवोल्ट था वो नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट के अंदर ही कॉन्फाइंड हो रहा था, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट जैसे कि त्रावणकोर है साउथ का, त्रावणकोर, मैसूर, राजपूताना वेस्ट के अंदर, हैदराबाद, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट ऑल्सो डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो प्रिंसली स्टेट में कौन से? वेस्ट और साउथ के, लेकिन सेंट्रल में जैसे आप ग्वालियर वगैरह देख लो, झांसी वगैरह, दे वर पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, दे वर आल्सो अ प्रिंसली स्टेट बट दे वर पार्टिसिपेटेड बिकॉज उनका अलग अलग सबकी कहानी है, ठीक है। अवध अवध जो प्रिंसली स्टेट है उसकी भी अपनी कहानी है, ठीक है। तो इस तरह से अगर जोन वाइज देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस तरह से ये रिवोल्ट ऑफ 1857 था। तो वेस्ट एंड साउथ और ईस्ट के अंदर से ज्यादा हमें पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता है। तो प्रिंसली स्टेट जो साउथ वेस्ट और ईस्ट में सिचुएटेड है, दे विल नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस रिवोल्ट ऑफ 1857। कोई प्रिंसली स्टेट का नाम नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट से आ जाता है तो दे विल बी पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। और किन्होंने पार्टिसिपेट किया? तो जो ऑप्रेस्ड थे, चाहे वो कोई भी हो, मोस्टली तो यहाँ पे फार्मर्स और एग्रीकल्चर लेबर है, एग्रीकल्चर लेबर है और आर्टिशंस है ना, ये सब ऑप्रेस्ड थे बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी। और सम ऑफ फ्रॉम द princely state also like Awadh or झांसी एंड ऑल। अगर ऐसे देखें तो जो 1857 का रिवोल्ट है उसका इमीडिएट कॉज अगर माने तो आपको पता ही है वो रिलीजन का फैक्टर था, जो ग्रीस्ट कार्टेज इशू किए गए थे।
लेकिन अगर एक दूसरा बैकग्राउंड में देखें तो जो डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी ना, उससे लोग ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट लोगों के मन में डिस्कॉन्टेंट तो चल ही रहा था। फिर जब रिलीजन का और ज्यादा इशू बढ़ा तो ये और डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से जो डिस्कंटेंट है सब एग्रीवेटेड होके एक साथ होके इन्होंने फिर आउटबर्स्ट हुआ लोगों का एग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा कि फार्मर एंड एग्रीकल्चर साहूकार, मनी लेंडर एंड जमींदार्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड in the revolt of 1857. Instead of, they were supporting the British authority to suppress the revolt in their particular area. Next question है question number 52. Who among the following did not rebel against the British East India Company's control over them? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में फॉलोइंग में से किसी पर अधिकार किया, कंट्रोल स्टेब्लिश किया, तो उन्होंने उनके अगेंस्ट रिबेल नहीं किया बल्कि उनकी सुजरेंटी जो है वो एक्सेप्ट कर ली। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसने नहीं किया? तो देखो, ऑप्शन ए राजा ऑफ विजयनगर, ऑफ कर दो यहाँ पे, राजा ऑफ विजयनगर। ऑप्शन बी निजाम ऑफ हैदराबाद। ऑप्शन सी पॉलीगार ऑफ तमिलनाडु। ऑप्शन डी दीवान वेलुथम्पी ऑफ त्रावणकोर। पॉलीगार यहाँ पे मतलब होता है फ्यूडल चीफ, फ्यूडल चीफ्स ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो अगर आप हिस्ट्री थोड़ा अच्छे से जानते हैं तो आपको यहाँ पे आइडिया हो जाना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस पे कंट्रोल एस्टेब्लिश किया होगा और उसने रिबेल भी नहीं किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल करने का उस समय जो तरीका था वो सबसे था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो बाद में है। सबसे पहले क्या था, वेलेस्ली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, वेलेस्ली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया सब्सिडरी अलायंस। थ्रू दिस सब्सिडरी अलायंस British were getting access to interfere in the internal politics of the particular state, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस उस समय वेलेस्ली सबको कोशिश कर रहे थे सब्सिडरी अलायंस के थ्रू सभी स्टेट को, जितने भी उस समय मेजर पावर थी, मराठा एंड ऑल, निजाम वगैरह, सब उनको अपना अलाय बनाए और एक तरीके से ब्रिटिश कंट्रोल उनके स्टेट पे स्टैब्लिश करे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो ये एक टैक्टिक्स थी ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को स्टैब्लिश करने की और ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को एक्सपांड कर सके सब्सिडरी अलायंस के थ्रू और ब्रिटिश डोमिनियन को और ज्यादा एक्सपांड कर सके। तो यहाँ पे राजा ऑफ विजयनगर भी कहे तो इन्होंने भी चैलेंज पोज किया था। निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे वो थे फर्स्ट स्टेट हु साइन द सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो हैदराबाद ही एक ऐसा स्टेट था जिसने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस यहाँ पे साइन किया। तो फर्स्ट ऐसा स्टेट निजाम जो था इस समय, निजाम ऑफ हैदराबाद कौन था? आसफ जहां, आसफ जहां सेकंड। इसने ब्रिटिश अथॉरिटी या ब्रिटिश सुजरेंटी को एक्सेप्ट किया बाय साइनिंग द सब्सिडरी अलायंस इन 1798, ठीक है, याद रखो 1798 में निजाम जो हैदराबाद था वो फर्स्ट ऐसा स्टेट बनता है, फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू बिकम अ ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट। इट बिकेम ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट। बाकी तमिलनाडु के अंदर अगर इन फ्यूडल चीफ्स का भी अगर हिस्ट्री आपने देखा, हमारे और भी जो सेशंस हमने कवर किए सिविल रिबेलियंस वाले, उसके अंदर हमने ये कवर कर रखा है सब, वेलुथम्पी ऑफ त्रावणकोर एंड ऑल। तो इनमें भी इन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज पोज किया। यानी बेसिकली उस समय जब ब्रिटिश अथॉरिटी इकोनॉमिक पॉलिसी इस्टेब्लिश कर रही थी और लैंड रेवेन्यू सिस्टम इस्टेब्लिश कर रही थी, तो जगह जगह से जो ब्रिटिश अथॉरिटी है उनके अगेंस्ट जो लोकल एंटिटीज थे, जैसे लाइक फ्यूडल चीफ ऑफ तमिलनाडु, दे वर पोजिंग द चैलेंज टू ब्रिटिश अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूडल चीफ्स
का जो ये चैलेंज है इनके अगेंस्ट, यानी ब्रिटिश लोगों को जब ब्रिटिश वांट टू एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ओवर तमिलनाडु, तो इन्होंने फ्यूडल चीफ या पॉलीगार जिनको कहते हैं उनका अपोजिशन फेस किया था इन 1799। ठीक है, ये चीज स्टार्ट होती है 1799 में। 1799 में आपको पता ही है मैसूर में टीपू सुल्तान में भी था, जो फोर्थ मैसूर वॉर हुआ उसमें मारे गए, और मैसूर भी ब्रिटिश अथॉरिटी के डोमिनियन में, या वी कैन से ब्रिटिश डोमिनियन का पार्ट बन चुका था। मैसूर वर ऑल्सो अनेक्स्ड एंड मर्ज इन द ब्रिटिश डोमिनियन। तो 1799 में वहां पे मैसूर की तरफ ये कहानी हो गई थी, और तमिलनाडु पर भी जब कंट्रोल स्टेब्लिश करना चाह रहे थे तो वहां के पॉलीगारों ने ब्रिटिश अथॉरिटी को अपोजिशन फेस करवाया। तो 1799 में ये कहानी स्टार्ट होती है, और फाइनली 1801 के अंदर कर्नाटक ट्रीटी होती है, और इस ट्रीटी के साथ ही कंप्लीट जो तमिलनाडु का कंट्रोल था वो किनके हाथों में आ जाता है? ब्रिटिश लोगों के हाथों में आ जाता है। और जो ये फ्यूडल चीफ्स थे इनका कंट्रोल तमिलनाडु से एंड होके कंट्रोल कंप्लीटली किनको ट्रांसफर हो जाता है? ब्रिटिश लोगों को। और इस तरह से तमिलनाडु भी ब्रिटिश डोमिनियन का या ब्रिटिश डोमिनियन के कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सेम विद त्रावणकोर भी होता है। त्रावणकोर के ऊपर भी वेलेस्ली जो है सब्सिडरी अलायंस इम्पोज करना चाह रहे थे, सब्सिडरी अलायंस को साइन करवाने के लिए फोर्स कर रहे थे। तो वहां के जो दीवान थे, दीवान वेलुथम्पी, वेलुथम्पी कौन थे? वहां के दीवान। तो वेलुथम्पी ने ब्रिटिश अथॉरिटी को अपोज किया, उनसे फाइट की वगैरह, ये सब हुआ। और फाइनली जो मतलब त्रावणकोर है उसने सब्सिडरी अलायंस को साइन करने से मना कर दिया। इस वजह से दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है। सेम विद राजा विजयनगर, इन पे भी सब्सिडरी अलायंस फोर्स करने को कहा गया। तो विजयनगर के राजा ने फिर जो ब्रिटिश अथॉरिटी है उनको कहा कि आप यहाँ से अपनी जो आर्मी है उसको हटा लो, या अपनी जो पूरी मिलिट्री है उसको डिसॉल्व कर दो। ठीक है, हमारे एरिया में आपका इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो सेम विद विजयनगर एंड त्रावणकोर, दे वर ऑल्सो against the signing the subsidiary alliance with the British authority और with the Wellesley। खाली एक ही था, निजाम ऑफ हैदराबाद, जिन्होंने सब्सिडरी फर्स्ट प्रिंसली स्टेट विच बिकम द ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट बाय साइनिंग द सब्सिडरी अलायंस इन 1798। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजाम ऑफ हैदराबाद, who did not rebel against the British East India Company's control over them। Now next question is number 53. Which one of following territories was not affected by the revolt of 1857? तो 1857 रिवोल्ट हमने अभी मैंने आपको बताया कहाँ का तक फैला और कहाँ का तक कॉन्फाइंड रहा। तो कौन सी टेरिटरी जो है वो अफेक्टेड नहीं हुई बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो आप देखो, ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी चित्तूर, ऑप्शन सी जगदीशपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो अब अगर आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 की वीडियोस हमारी अगर अच्छे से कवर कर लिए, तो आपको सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 अच्छे से पढ़ लिए, तो इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हो। झांसी से तो हमें पता ही है कौन लड़े थे, लक्ष्मीबाई, और ये सेंट्रल प्रोविंस में आता है, यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया आता है। तो लक्ष्मीबाई वॉज अ लीडर एट द सेंटर ऑफ झांसी, है ना, अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो लक्ष्मीबाई यहाँ पे थे। जगदीशपुर से अगर देखें हम तो कौन थे? कंवर सिंह, कंवर सिंह जो कि एक फ्यूडल लॉर्ड थे, राजपूत फ्यूडल लॉर्ड थे। जिन्होंने बिहार से रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीडरशिप प्रोवाइड की। ठीक है, और जगदीशपुर उनका मेन सेंटर रहता है, यानी बेसिकली ही बिलोंग्स टू जगदीशपुर। देन हम यहाँ पे देखिए लखनऊ, लखनऊ का तो सीन आपको पता ही है, यहाँ से बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल was बेगम ऑफ, या वी कैन से वाइफ ऑफ एक्स अवध नवाब। ठीक है, अवध के जो नवाब थे उनकी क्या थी? वाइफ थी। और इनका क्या इशू था यहाँ पे कि अवध को जो है अनेक्स कर लिया गया था, तो द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स,
और क्या यहाँ पे उनके ऊपर चार्ज लगाया था मल एडमिनिस्ट्रेशन का, जबकि ऐसा था नहीं। मल एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज लगा के नवाब को उसके पद से हटा दिया गया और अवध को अनेक्स कर लिया गया। जस्ट 1 ईयर बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857, दैट इज 1856 के अंदर, है ना, अवध का अनेक्सेशन होता है। तो ये एक मेजर कॉज बनता है ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिकॉज मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी वाज कमिंग फ्रॉम द आर्मी ऑफ अवध नवाब, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द सोल्जर्स वर बिलोंगिंग फ्रॉम द आर्मी ऑफ अवध नवाब, या वे कैसे नवाब ऑफ अवध। तो वो जो सोल्जर्स थे वो बेसिकली अपने लाइवलीहुड के लिए, उनकी फैमिली वगैरह जो थी वो बेसिकली इस अवध के नवाब की सर्विस के अंदर या उनके कोर्ट के अंदर रहते थे सर, मतलब अपनी सर्विस प्रोवाइड करके उनका लाइवलीहुड चलता था। लेकिन जब अनेक्स कर लिया गया अवध को, तो वो जो प्रिविलेज थे जो अवध के नवाब की तरफ से उन सोल्जर्स की फैमिली को और सोल्जर्स को दिए जाते थे, वो सब कट ऑफ हो गए। और इस वजह से ये एक मेजर ग्रीवेंसेस बनता है अमंग द सोल्जर्स। तो फिर उसके बाद रिलीजन, वो ग्रीस कार्ट्रेज इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो अवध का अनेक्सेशन है ना, एज आई सेड कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड रिलीजन ऑल फैक्टर वाज एग्रीगेटेड एंड बस्ट आउट इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो अगर हॉट बेड कहा जाए रिवोल्ट ऑफ 1857 का, तो हॉट बेड जो है वो अवध को माना जाता है, ठीक है, हॉटबेड ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो मेजर एक्टिविटीज वाज डन बाय द सोल्जर इन द रीजन ऑफ अवध। तो बचा कौन यहाँ पे? चित्तूर। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये चित्तौड़ जो है, चित्तौड़, इसको अपन चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़। तो चित्तौड़ है कहाँ पे? राजस्थान में। और राजस्थान के अंदर फिर राजपूतानापुरी, राजपूताना आ जाता है। और राजपूताना ने तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में किनका साथ दिया था? ब्रिटिश लोगों का साथ दिया। और चित्तौड़ वाला एरिया जो है वो अफेक्टेड हुआ ही नहीं था रिवोल्ट ऑफ 1857 में। अगर राजस्थान का हम पर्टिकुलरली देखें तो राजस्थान में भी जहां जहां पे ब्रिटिश कंटेनमेंट थे ना, जैसे कि स्टार्ट हुआ था ये नसीराबाद की छावनी से, ठीक है। राजस्थान के अंदर बात करते हैं अगर हम, तो राजस्थान की बात करें तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो स्टार्ट होता है नसीराबाद की छावनी से। नसीराबाद कंटेनमेंट, ठीक है, जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर जहां जहां पे ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थे, नेटिव इन्फेंट्री के एस्टेब्लिशमेंट थे, वहां वहां पे ये होता है, जैसे कि एरिनपुरा जो पाली डिस्ट्रिक्ट में आता है, देवली, हुआ देवली है ना, देवली जो है वो टोंक में आता है। कोटा, ब्यावर, यहाँ पे ये कॉन्फाइंड रहा था। ब्यावर अगेन अजमेर में। और यहाँ पे एक और लेते हैं खेरवाड़ा। खेरवाड़ा जो है वो अजमेर, सॉरी, उदयपुर में पड़ता है। और आज भी पुलिस ट्रेनिंग का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग होती है कांस्टेबल वगैरह की यहाँ पे खेरवाड़ा में। तो ये A1 2 3 4 5 6 जो थे वो ब्रिटिश कंटेनमेंट थे, कंटेनमेंट जोन थे इन दी राजस्थान। तो इस तरह से इन एरिया में ही ये कॉन्फाइंड रहती है राजस्थान के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट होती है, फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? नसीराबाद से, 28 मई 1857। तो 28 मई को यहाँ पे स्टार्ट होती है नसीराबाद से। फिर एरिनपुरा, देवली, कोटा, ब्यावर, खेरवाड़ा, जहां जहां कंटेनमेंट जोन थे, जहां जहां इनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थे, वहां वहां पे ये आउटब्रेक होता है रिवोल्ट का।
तो अब अगर ये आपको 6 जगह पता है तो आप आराम से लगा सकते हो कि राजस्थान में चित्तौड़ जो जगह है वहां पे ये नहीं हुआ। चित्तौड़ बेसिकली उदयपुर में ही पड़ता है, सॉरी चित्तौड़ जो है वो उदयपुर के आसपास नहीं पड़ता है, अलग से उसकी हिस्ट्री है। लेकिन चित्तौड़ तक रिवोल्ट ऑफ 1857 का असर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, जोधपुर वगैरह से सैनिक वगैरह आते हैं, अहुआ जो था। और मारवाड़ रीजन में अगर बात करें, मारवाड़ रीजन या वी कैन से कि जोधपुर वाला, जो जोधपुर प्रिंसेस स्टेट का एरिया था वो, तो वहां पे अगर जो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 का आउटब्रेक होता है वो किसकी लीडरशिप में होता है? अहुआ के ठाकुर। अहुआ के ठाकुर, अहुआ एक जगह पड़ती है यहीं पे पास में, मारवाड़ के पास, मारवाड़ जंक्शन के पास में। अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह। खुशहाल सिंह, तो ये इनका ठिकाना था। ठिकाना बेसिकली क्या होता है कि पहले जो राजा होते थे, तो राजा का जो नेचुरल हेयर होता था, यानी फर्स्ट जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, है ना, एल्डर सन, एल्डर सन होता था, उसको मिलता था थ्रोन, राजगद्दी। ठीक है, तो बाकी अगर उसके जो भाई होते थे उनको क्या, तो उनको जो है छोटी छोटी रियासतें दे दी जाती थी, रियासतें दे दी जाती थी। जो इसके यंग, जो एल्डर सन के सिबलिंग्स होते थे उनको ऐसे रियासत दे दी जाते थे, तो उन रियासतों को कहते थे ठिकाना। तो ऐसे ही खुशहाल सिंह थे, वो अहुआ के ठाकुर थे और ये इनका ठिकाना पड़ता था, यानी कि ये भी बिलोंग करते थे फ्रॉम द रॉयल फैमिली और उनकी रियासत थी अहुआ। तो यहाँ से खुशहाल सिंह ने लीडरशिप दी थी और ये भी बड़ा फेमस वॉर होता है यहाँ पे। तो इस तरह से राजस्थान में रिवोल्ट ऑफ 1857 का असर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, which part of Bihar was unaffected with the revolt of 1857? कौन सा एरिया अनअफेक्टेड रहता है? तो आपको पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 ने अपना असर दिखाया था। बिहार में, है ना। तो बिहार में अगर हम देखें तो बिहार में लीड किसने किया था? वो थे कंवर सिंह, जो कि 86 ईयर ओल्ड फ्यूडल लॉर्ड थे, राजपूत फ्यूडल लॉर्ड थे, और इन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड की थी बिहार से जो म्यूटिनियर्स थे उनको। ठीक है, ये तो चीज पता ही है हमको। लेकिन अब बिहार के अंदर पर्टिकुलर देखे तो कौन कौन सा एरिया जो है वो रिवोल्ट ऑफ 1857 से अफेक्ट हुआ था और कौन सा नहीं हुआ था। तो देखते हैं क्या हमें दिया है यहाँ पे ऑप्शन में। ऑप्शन 1 दानापुर, ऑप्शन 2 पटना, ऑप्शन 3 आरा डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन 4 मुजफ्फरपुर और ऑप्शन 5 मुंगेर। कॉम्बिनेशन दे रखे हैं इसमें से कि कौन सा जो कोड है गिवन बिलो इज करेक्ट आंसर। तो आपको करेक्ट आंसर पता लगाना है। तो अगर बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ वो मेजरली ये बिहार है, इसके साउथ और वेस्ट तक कॉन्फाइंड रहा, वेस्ट एंड साउथ। साउथ वेस्ट बिहार वाज अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जो जो डिस्ट्रिक्ट इन एरिया में पड़ते होंगे, मतलब बिहार में वेस्ट और साउथ में पड़ते होंगे, वो अफेक्टेड होंगे फ्रॉम द सॉरी बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। एंड देन इस तरह से हम इसका आंसर खोज लेंगे। तो बेसिकली रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार वाज कॉन्फाइंड टू वेस्टर्न पार्ट, बिहार। जगदीशपुर के तो खुद कंवर सिंह थे ही, तो जगदीशपुर तो अफेक्टेड हो गए। जगदीशपुर
ठीक है, यहाँ के थे कंवर सिंह। और ये कहाँ पे, इन्होंने कहाँ पे, किस जगह पे, और उनके भी ज्वाइन करने का क्या रीजन था, वही सेम ऑपरेसिंग नेचर ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, यानी कि इनकी भी जो एस्टेट थे, जो इनकी जमीन जायदाद थी, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हड़पना चाहती थी। इस वजह से इन्होंने भी, कंवर सिंह ने रिवोल्ट ऑफ 1857 में म्यूटिनियर्स का साथ दिया। तो बिहार के अंदर फर्स्ट एरप्ट होती है, फर्स्ट जो है म्यूटिनी एरप्टेड एट गैरिसन ऑफ दानापानी। दानापुर। तो दानापुर से स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर यहाँ से म्यूटिनियर जो है आरा की तरफ मूव करते हैं, और आरा में जो कुंवर सिंह थे वो म्यूटिनियर्स को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। फिर गया वाला एरिया, ये सब अफेक्टेड होते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट इनके आसपास है, आरा, दानापुर, गया, वो अफेक्टेड होंगे। तो ऑप्शन में हम देखते हैं बिहार का, थोड़ा सा आपको बिहार स्टेट का आपका मैप भी आपको थोड़ा अच्छे से याद होना चाहिए, और ये क्वेश्चन भी बीपीएससी का है, तो इस वजह से बिहार का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो दानापुर तो था ही, जहां से एरप्ट हुआ, तो ये तो इंक्लूड हो गई वन, है ना, ये तो है ही है। देन आरा में इन्होंने ज्वाइन ही किया था, तो ये भी अफेक्टेड एरिया था। तो अब फर्स्ट एंड थर्ड किस ऑप्शन में मिल रहे हैं हमको, देखते हैं हम। इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड तो होना ही चाहिए। अरे सॉरी, अनअफेक्टेड बताना, अफेक्टेड एरिया में फर्स्ट और थर्ड, यानी ये तो नहीं होंगे ऑप्शन के अंदर, ये नहीं होंगे। अनअफेक्टेड एरिया बताना, ये तो अफेक्टेड एरिया हम पता लगा लिया हमने। तो अफेक्टेड एरिया तो दानापुर है, आरा है, तो ये फर्स्ट एंड थर्ड जिनमें है वो नहीं होंगे। तो देख लेते हैं हम, सी ऑप्शन में फोर्थ, थर्ड है इसमें, ये देखो थर्ड है। डी तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ से डी तो होगा ही नहीं। बाकी के तीन देखते हैं। तो एज आई सेड कि जो वेस्ट पार्ट है बिहार का, वेस्ट और साउथ, वो अफेक्टेड था। तो इस रीजन के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, दानापुर, आरा और पटना भी आता है, तो सेकंड भी जो है वो अफेक्टेड होगा। लेकिन सेकंड किसी में ऑप्शन है ही नहीं, ना तो ए में है, ना बी में है, ना ही सी में है। तो इस वजह से हमें ये कंप्लीट एलिमिनेशन करने के लिए तो इनफ नहीं है, और देखना पड़ेगा हमें। तो इस अब रहा मुंगेर और मुजफ्फरपुर। तो अगर आप देखो तो वेस्ट मुंगेर पड़ता है यहाँ पे, ईस्टर्न पार्ट पे, यहाँ पे आ जाता है मुंगेर, रिवर गंगेज के पास में है ना, गंगा रिवर बहती है। मुंगेर, भागलपुर, ये सब पास पास है। तो यहाँ पे वेस्ट के अंदर पड़ता है अपना मुजफ्फरपुर, तो ये अफेक्टेड एरिया होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये सारे तो क्या हो गए आपके अफेक्टेड एरिया। बचा कौन, मुंगेर। तो ऑप्शन जिसमें फिफ्थ है वो देख लो, ओनली फिफ्थ, फोर और फिफ्थ नहीं होगा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर नहीं होगा। सी में क्या था, सी में था ओनली फोर। ओनली फोर क्या है यहाँ पे, मुजफ्फरपुर नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो फोर्थ नहीं है तो ए भी कैंसिल हो जाता है अपना, सी भी कैंसिल हो जाता है, बचता कौन है हमारा, बी। बचता कौन है हमारा, बी। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, मुंगेर। बिकॉज आपको इतना सा याद रखना है, इसका एक ही लॉजिक है कि बिहार में जो रिवोल्ट ऑफ 1857 से अफेक्टेड एरिया थे वो मोस्टली वेस्ट और साउथ के अंदर है। तो वेस्ट और साउथ के आसपास जो भी आपको इस भाग के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट पता होते हैं, वो उससे आप पता लगा सकते हो कि कौन से इसके अंदर राइट आंसर होगा। मुंगेर जो है बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट पे पड़ जाता है, ईस्ट ऑफ द बिहार में है मुंगेर और भागलपुर और ये सब, तो वो अफेक्टेड एरिया नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 55, वॉच लिस्ट फर्स्ट लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 है, और लिस्ट सेकंड में है देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, कहां से उन्होंने लीड किया था। तो लीडर्स एंड आपको उनके एरिया को मैच करके
जो कोड्स दिए उनको फाइंड आउट करना है कि राइट कोड कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मिलाते जाओ आपको जो जो पता है। ऑप्शन सी जो कंवर सिंह है, हमें पता है कहाँ, अवध, कानपुर, आरा या दिल्ली, कहाँ पे होगा, दिल्ली, तो सी के साथ क्या जाएगा 3। नाना साहेब वेरी फेमस, नाना साहेब कानपुर, तो डी के साथ जाएगा 2। तो जो जो पता है वो आप देखते जाओ। तो ये आपका ये ऑप्शन बन रहा है, देखो 3 और 2। तो आप देख लो ऑप्शन ए में 3 1 2 4 है, तो कट गया क्योंकि सेकंड स्टेज पे हमें पता है क्या आने वाला है 2। तो इसमें तो है ये रखते हैं हम बी वाला। और सी ऑप्शन देखते हैं, 4 1 3 2 है, तो ये तो होगा ही नहीं। डी भी 4 1 3, ये होगा ही नहीं। अब आप देखो फटाफट आपका आंसर आपको मिल गया यहाँ पे, कौन सा है, ऑप्शन बी है ना, क्योंकि हमें सेकंड तक आते ही पता चल गया कि इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर अब आपको एक भी पता होता कि मान लो कि मुझे एक ही पता है यहाँ पे कंवर सिंह और वो है आरा से रिलेटेड, या नाना साहेब जो है वो कानपुर से रिलेटेड है, तो भी आंसर इजीली फाइंड आउट इसका हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि कंवर सिंह जो थे वो आरा से और नाना साहेब कानपुर से। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से होंगे, 4th, सॉरी अपोलाइज करती हूँ, वेट अगेन इसको थोड़ा सा देखते हैं। फटाफट में सब गड़बड़ हो गई, वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को। लीडर्स और उनके एरिया, ठीक है, जो जो पता है आप मिलाते जाओ ऐसे, ए बी सी एंड डी, ये होगा ना ऑर्डर, तो ए बी सी डी। तो ए है बख्त खान, इनके साथ क्या आने वाला है हमें नहीं पता, मान लो। मौलवी अहमदुल्ला है, हमें नहीं याद है कि क्या है। कंवर सिंह तो फेमस है, तो कंवर सिंह सी के साथ क्या है, थर्ड आने वाला है। सी के साथ क्या आने वाला है, थर्ड आने वाला है। नाना साहेब जो है कानपुर है, नाना साहेब कानपुर, ये यहाँ पे हो गए। तो ये हो गया अपने सी के साथ, सॉरी डी के साथ 2, डी के साथ 2। तो 3 2 जिनके पीछे है वो लो आप, तो यहाँ पे ये ए बी सी डी। तो सी डी में तो हमें पता चल गया 3 और 2 है, तो 3 और 2 किस में है देख लेते हैं। तो 3 और 2 इसमें है, सी वाले में, तो इसका तो आंसर यहीं से पता चल गया हमें कि पीछे 3 2 है, तो आगे वाला और तो किसी में 3 2 है ही नहीं, इसमें 1 2 है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 4 1 3 2। क्या कोड होने वाला है, 4 1 3 2, 4 1 3 2, यानी कि ए का क्या है 4। बख्त खान कहाँ से है, 4 हमने पता ही है, ये तो बख्त खान ने बरेली से सारे सोल्जर्स को यहाँ ऑर्गेनाइज किया था और दिल्ली की तरफ मार्च करवाया था, और वहां पे जाके दिल्ली से इन्होंने लीडरशिप ली थी। मतलब एक्चुअल लीडर तो वहां पे जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर वो थे, लेकिन जो रियल कमांड थी वो किन के पास थी, बख्त खान के पास। बख्त खान वॉज मेन लीडर टू ऑर्गेनाइज ऑल सोल्जर्स टू डू दी म्यूटिनी। तो बख्त खान दिल्ली से है ही, ये हमें पता चल गया। और मौलवी अहमदुल्ला जो है वो कहाँ से थे, अवध से। हजरत बेगम हजरत महल को असिस्ट कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया आपका, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, वॉच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 में नेम ऑफ रिवोल्यूशनरीज एंड लिस्ट 2 अगेन प्लेस है, तो वही लीडर्स एंड एरियाज, लीडर एंड एरिया को मैच करना है आपको। तो ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी नवाब हमीद अली खान, ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला, और ऑप्शन डी मनीराम दीवान। तो मैच करते हैं, चलो ऑप्शन आपके ए बी सी एंड डी के साथ। तो ए के साथ नाना साहेब जो थे वो हमें पता है कहाँ, कानपुर, सेकंड हो जाता है इसका, यानी स्टार्टिंग आंसर कहाँ से होगा, सेकंड से। देख तो ए और बी में स्टार्टिंग आंसर सेकंड नहीं है, तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड जो है वो सी और डी ऑप्शन में 2 1 4 3 2 1 3 4। तो इसमें से हमें करेक्ट आंसर निकालना है। दो तो हो गए एलिमिनेट और 2 रहे हमारे पास, तो देखते हैं इनमें से क्या रहेगा करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ तक हमको देखो सेम मिल रहा है, 2 and 1 सेम मिल रहा है, यानी जो बी ऑप्शन है उसका 1 तो होने वाला है, लेकिन 4 3 और 3 4 में कंफ्यूजन है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो बी का तो 1 हमें पता चल गया कि बी का 1 होने वाला है। नवाब हमीद खान जो है, हमीद अली खान, वो कहाँ से थे, दिल्ली, इन्होंने भी दिल्ली से लीड किया था।
तो ये हमें पता है मनीराम दीवान, है ना, दीवान मनीराम जो थे उन्होंने कहाँ से लीड की थी रिवोल्ट ऑफ 1857 को? असम से। तो डी का क्या हो जाता है? 4। बचा क्या? मौलवी अहमदुल्ला, जिनका चला जाता है 3 ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2134 होगा, है ना। तो ये हो गया 2134, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मनीराम जो दीवान थे, दीवान मनीराम, वो असम से उन्होंने लीड किया था। मौलवी अहमदुल्ला तो आपको पता ही है, बेगम हजरत महल को यहाँ पे असिस्ट करते हैं। तो ये हो गया करेक्ट आंसर, डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2134। दीवान मनीराम का आप याद रखना, दीवान मनीराम जो थे उन्होंने असम से किया था 1857 में पार्टिसिपेशन। स्टार्ट करते हैं नंबर 57। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सेम यहीं पे वो भी है, लीडर और एरियाज। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी का क्या आंसर है? तो झांसी से वेरी फेमस, आपको पता ही है कि कौन लड़े होंगे, रानी लक्ष्मीबाई। तो ए का हो जाता है 4। एंड लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, तो 3, बी का 3 हो जाता है। ऑप्शन आप चेक करो कि क्या रहता है। क्या आ रहा है हमारा 4-3। तो 4-3 किस में है? ये रहा 4-3, इसमें पहले ही पता चल गया हमें। अगर नहीं भी सेकंड वाला पता हो तो एटलीस्ट आप 2 एलिमिनेट कर सकते हो, सी एंड डी, क्योंकि ये 3 और 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो राइट आंसर नहीं होंगे। ए और जो बी ऑप्शन है उसमें 4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर आपको पता लगाना है कि क्या करेक्ट आंसर है। तो हमारा सेकंड जो है बी पे वो 3 आ रहा है, इस वजह से हमारा 4-3-2-1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 4-3-2-1, ये दो, आपको 2 पता है, 2 नहीं पता है तो हो जाएगा ये तो वाला क्वेश्चन आपसे। तो सी जो है उसमें क्या है? कानपुर। तो कानपुर से कौन थे? जो नाना साहेब और तात्या टोपे थे, लेकिन और एक पर्सनैलिटी थी यहाँ पे। सी का 2 है, यानी कानपुर और अजीमुल्ला खान। और डी है फैजाबाद। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला भी कहते हैं इनको, मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद। तो फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला, जिन्होंने किनको असिस्ट किया था? बेगम हजरत महल को असिस्ट किया था, ठीक है। ये कहाँ से थे? फैजाबाद से। अब अजीमुल्ला खान कौन थे? ये नाना साहेब के दीवान थे। अजीमुल्ला खान जो है प्राइम मिनिस्टर थे, दीवान किनके? नाना साहेब की कोर्ट में। नाना साहेब। तो इनिशियली ये सेक्रेटरी के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था पेशवा के दरबार में, एंड देन वो दीवान बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है टू मराठा पेशवा ऑफ नाना साहेब सेकंड, ठीक है। नाना साहेब ये रहे सेकंड। तो बेसिकली दीवान क्या होते हैं? चीफ एडवाइजर होते हैं, चीफ एडवाइजर, मुख्य सलाहकार, या प्राइम मिनिस्टर कह दो। तो नाना साहेब प्लस तात्या टोपे। तात्या टोपे कौन थे? नाना साहेब के मिलिट्री कमांडर। लेकिन नाना साहेब को एडवाइस और ये सब देने का काम कौन करते थे? अजीमुल्ला खान, ठीक है। तो अजीमुल्ला खान, नाना साहेब, तात्या टोपे, दे ऑल वर रिलेटेड फ्रॉम द कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है हमारे? ऑप्शन ए, 4-3-2-1। 4-3-2-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? करेक्टली मैच नहीं है कौन से पेयर, वो आपको फाइंड आउट करना है। प्लेस है और लीडरशिप है, अगेन रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, यूपीपीसीएस का सवाल है। तो बेसिकली ये यूपी के अंदर रिवोल्ट ऑफ 1857 से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए संबलपुर से सुरेंद्र शाही, गंजम से राधा कृष्ण दानसेना, और कश्मीर से गुलाब सिंह, लखनऊ से लियाकत अली। अब इसमें आपको जो करेक्टली मैच नहीं है वो पता लगाना है ना, यानी एक जो ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो अगर आप देखो तो लखनऊ याद आता है ना, बाकी चलो नहीं भी याद हो तो लखनऊ याद आता है, सॉरी।
और लखनऊ में कौन है लीडरशिप थी? बेगम हजरत महल की। इनको असिस्ट किन्होंने किया था? मौलवी अहमदुल्ला। अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद। ठीक है। तो लखनऊ से लियाकत अली, तो लियाकत अली अगर देखो तो लियाकत अली तो बनारस और इलाहाबाद के सेंटर से लीडरशिप प्रोवाइड की थी। इलाहाबाद एंड बनारस, ये इनका एरिया था। ठीक है। तो बाकी अगर आपको नहीं भी पता हो तो ये आंसर जो है यहाँ से आप लखनऊ से निकाल सकते हो, बिकॉज ये फेमस है यहाँ पे। कश्मीर, गंजम डिस्ट्रिक्ट, संबलपुर नहीं भी याद हो तो लखनऊ तो मेन सेंटर था, लखनऊ तो प्रोमिनेंट सेंटर था। जो हम यूपीपीसीएस के लिए नहीं, अगर आईएएस या नेशनल लेवल का जो कोर्स पढ़ते हैं उसके अंदर से लखनऊ से आप ये पता लगा सकते हो कि लियाकत अली जो थे वो इलाहाबाद और बनारस से बिलोंग करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला? ए नहीं होगा, गंजम डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कश्मीर नहीं, ये है लखनऊ से लियाकत अली वाला, ये करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि ये जो पेयर है ये करेक्टली मैच नहीं है, मैच नहीं है, क्योंकि लियाकत अली इलाहाबाद और बनारस से लीड करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? ये तो बहुत इजी से हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिक। इसका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के आए थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन बाद में रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाता है, और रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद से पता ही है कंप्लीटली पॉलिटिकल चेंजेस हो जाते हैं, कंपनी का रूल एंड हो जाता है, कंपनी रूल यहाँ से एंड हो जाता है। आफ्टर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 में देखते हैं तब, तो कंपनी रूल एंड होके क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है इंडिया में, है ना। क्राउन रूल स्टेब्लिश हो जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को डिसॉल्व कर दिया जाता है और न्यू पोस्ट क्रिएट की जाती है, दैट इज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड कैनिंग आए थे गवर्नर जनरल बन के, लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद से क्या हो जाता है, कंपनी का जो रूल है इंडिया से वो कंप्लीटली एंड हो जाता है, क्राउन रूल स्टेब्लिश हो जाता है, क्राउन पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेता है इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन का। और उसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जाता है जिसमें एक न्यू पोस्ट क्रिएट जाती है, दैट इज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट जो है एंड हो जाती है। यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट तक कंपनी का रूल था, इसके बाद से क्राउन का रूल स्टेब्लिश हो गया। तो इससे पहले जितने भी एक्ट पास हुए थे ड्यूरिंग द कंपनी रूल, उसको कहलाते थे, वो कहलाते थे चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, ठीक है। जो कंपनी के रूल में जितने भी एक्ट पास हुए उनको चार्टर एक्ट कहते थे, और उसके बाद जब क्राउन रूल एस्टेब्लिश हो गया तो जो भी एक्ट पास हुए उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक बेसिक डिफरेंस है कि चार्टर एक्ट क्या होता है, क्योंकि 1857 से हम जितने भी पहले देखते, जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर ही क्या की गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट का क्रिएशन किया गया था। और फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो कौन बने यहाँ पे, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, है ना। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। उससे पहले अगर आप देखो तो चार्टर एक्ट ऑफ 1773, जिसके अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट का क्रिएशन किया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये 1773 जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट था।
तो फर्स्ट आपके वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग, जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड 60, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 61 भी अगेन सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी तो फेमस फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और सबसे ज्यादा जो अनेक्सेशन हुए वो डलहौजी के टाइम पे हुए, यानी डलहौजी के टाइम पे ब्रिटिश टेरिटरी का एक्सपेंशन होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, वेलेस्ली सबसिडरी अलायंस के लिए फेमस, और मिंटो जो है, एक मिंटो पहले आते हैं, एक मिंटो बहुत बाद में आते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म के टाइम पे आता है, और एक मिंटो जो है और भी मतलब 1857 रिवोल्ट के पहले के होते हैं। तो ऐसे मतलब डबल डबल नेम है इनके, ऐसा नहीं सेम पर्सनैलिटी है, अलग अलग है लेकिन सेम नेम है, मिंटो मिंटो। क्वेश्चन नंबर 62 अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन थे गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सिपॉय म्यूटिनी यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात कर रहा है, तो ये लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर? बैरकपुर क्या था? कंटेनमेंट था। तो बैरकपुर गैरिसन के अंदर जो कमांडिंग ऑफिसर पूछा है, तो ऑप्शन ए हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन बी कर्नल फिनिस एंड ऑप्शन सी हर्शे, ऑप्शन डी सर हग व्हीलर। हग व्हीलर जो थे वो कानपुर साइड थे, ये बैरकपुर पूछ रहे हैं ना, और वहां पे कौन कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? यहाँ पे हर्शे, मेजर जनरल जॉन बेनेट हर्शे, मेजर जनरल जॉन बेनेट हर्शे, ये थे कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द बैरकपुर गैरिसन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। और हेनरी लॉरेंस ने कहाँ पे? कानपुर में सप्रेस किया था, सॉरी कानपुर क्या, लखनऊ में। लखनऊ में है ना, लखनऊ में बेसिकली बहुत सारे कमांडिंग ऑफिसर्स की लिस्ट है जिन्होंने ग्रेजुअली जो है लखनऊ के अंदर इस रिवोल्ट को सप्रेस किया था, लेकिन स्टार्टिंग वहाँ हेनरी लॉरेंस से होती है। हेनरी लॉरेंस जो है फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर होते हैं जो लखनऊ के अंदर रिवोल्ट ऑफ 1857 को सप्रेस करने का काम स्टार्ट करते हैं। हग व्हीलर जो है वो कानपुर के अंदर मतलब पहले अटैक ही इन हग व्हीलर की छावनी पे होता है। हग व्हीलर के जो सोल्जर्स होते हैं उनके ऊपर नाना साहेब के जो सोल्जर्स थे उन्होंने अटैक किया था। और बैरकपुर की छावनी के अंदर अगर कमांडिंग ऑफिसर देखें तो वो हर्षे थे, जॉन बेनेट हर्षे। तो हु हैज मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर इन 1857? 64 क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब ये इनके अगर आपको कार्यकाल पता हो कॉर्नवालिस के, वेलेस्ली के, विलियम बेंटिक के, तो 1857 के दौरान तो पता ही है हमें कौन थे। यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था। देखो ये कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, बेंटिक के अगर आपको कार्यकाल याद हो, थोड़े से सन वगैरह पता हो, तो भी आप आसानी से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। अगर आपको ये ना भी पता हो कि किसने इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था, 1857 का टाइम पीरियड लेना है और फिर इनके टेन्योर का टाइम पीरियड लेना है, आपको पता चल जाएगा। तो हमें पता ही है लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1857 के टाइम पे थे, तो इन्होंने ही बनाया होगा, और किसी ने तो बनाया नहीं होगा, क्योंकि गवर्नर जनरल के ही नाम दिए गए और किसी का नाम है नहीं यहाँ पे। बेंटिक, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस सब क्या है? गवर्नर जनरल रहे हुए। तो लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ पे इलाहाबाद को ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 इमरजेंसी हेडक्वार्टर डिक्लेयर किया। उसके तुरंत आफ्टर 1857 के बाद 1858 में जब कंपनी का रूल एंड हो जाता है और क्राउन रूल इस्टेब्लिश हो जाता है, तो यहाँ पे इस चीज को यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858, इसका प्रोक्लेमेशन करने के लिए
दरबार हेल्ड किया जाता है। दरबार मतलब एक पब्लिक गैदरिंग होती है ना, लार्ज पब्लिक गैदरिंग, जहाँ पे क्वीन की जो डिक्लेरेशन है रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो यहाँ पे प्रोक्लेम की जाती है, ठीक है ना। तो 1858 में इलाहाबाद में ही ये दरबार लगाया जाता है। और वहां पे क्वीन की जो ये अजम्पशन है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका अनाउंसमेंट किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे जो फ्यूचर पॉलिसी है रिगार्डिंग द ब्रिटिश इंडिया उसका डिक्लेरेशन किया जाता है। एंड दिस प्रोक्लेमेशन वाज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। इस प्रोक्लेमेशन को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब ये है कि एक मेजर हिस्टोरिकल डिसीजन लिया जाता है ना। हिस्टोरिकल जो मेजर हिस्टोरिकल डिसीजन है उनको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा का मतलब मेजर हिस्टोरिकल चेंजेस होते हैं, मेजर हिस्टोरिकल डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये भी एक मेजर हिस्टोरिकल डिसीजन था कि कंपनी का रूल एंड होके क्वीन ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको अज्यूम कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 65, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ऑप्शन ए चर्चिल, ऑप्शन बी पाल्मरस्टोन, ऑप्शन सी एटली, ऑप्शन डी ग्लैडस्टोन। तो चर्चिल और एटली तो बहुत बाद में होते हैं। हम जब इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं, देश आजाद होने को होता है तब होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, है ना। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे चर्चिल होते हैं और जस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होता है तब एटली बनते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड पे एटली बनते हैं। तो ये टाइम पीरियड वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब स्टार्ट हुआ? 1939 में। तो ये टाइम पीरियड तो बहुत बाद का है इन दोनों का, तो ये तो कैंसिल हो गए, ठीक है। 1857 में कौन बचे? पाल्मेस्टोन और ग्लैडस्टोन। और ग्लैडस्टोन की बात करें तो ये 1867 में बनते हैं, ठीक है ना, जब पाल्मेस्टोन रेजिग्नेशन देते। तो मेन जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन बी पाल्मेस्टोन। Palmerston was British Prime Minister during the revolt of 1857. He was a statesman. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पाल्मेस्टोन। पाल्मेस्टोन वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। पाल्मेस्टोन जब रेजिग्नेशन दे देते हैं तब 1867 में ग्लैडस्टोन बनते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? क्या फेलियर था? ऑप्शन ए लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये तो देखने को मिली थी आपको बहुत अच्छे से। ऑप्शन बी a lack of common strategy and central organization. Option C, its effect was within a limited area. Option D, non participation of landlords. और भी ऑप्शन है क्या? डी, सॉरी, डी है ओनली, यहीं पे है ना, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स। मेन कॉज पता करना है ना। तो मेन कॉज यहाँ पे क्या था कि एक तो उनके पास कोई कॉमन स्ट्रेटेजी नहीं थी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थे। जगह जगह अलग अलग लीडर थे, अलग अलग रीजन में अलग अलग लीडर थे। वो अपने तौर तरीके से स्ट्रेटेजी बना के ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ फाइट कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो देखने को मिली थी, ये कारण नहीं था मेन। लिमिटेड एरिया के अंदर भी कॉन्फाइंड थी, तो ये भी कोई मेन कॉज नहीं बनता इसके फेलियर का। और नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लैंडलॉर्ड का भी मेन कॉज नहीं बन पाता है, क्योंकि लैंडलॉर्ड अगर पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे थे लेकिन अदर जैसे फार्मर थे, एग्रीकल्चर लेबर थे, और भी लोग थे जो पार्टिसिपेशन कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था, इसमें मेन कॉज था कॉमन स्ट्रेटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Next again 67 question, the first freedom struggle of 1857 failed because there was lack of, option A, there was lack of unity of purpose in Indian sepoy. Option B, generally native king supported British. Option C, British soldiers were better equipped and organized rather than Indians. ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज है क्वेश्चंस। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव होगा कि एक तो लैक ऑफ यूनिटी थी, कोई पर्पस नहीं था, है ना, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करना है। जैसे मेरठ के अंदर सिपाही ने म्यूटिनी तो कर दी, रिवोल्ट भी कर दिया, लेकिन उसके बाद उनको कुछ नहीं पता था कि किस तरफ जाना है। तो वो दिल्ली की तरफ चले गए और वहां पे बहादुर शाह जफर को उठा के अपना लीडर घोषित कर दिया। मतलब वो ओल्ड जो फ्यूडल सिस्टम है या जो ओल्ड मुगल एम्पायर है उसको वापस रिवाइव करना चाह रहे थे। तो ये फोर साइटनेस नहीं दिखती है, यानी फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए वो,
कि फ्यूचर में हमें किस तरह से, अगर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहे हम इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को, तो फ्यूचर में क्या करना था वो जरूरी था, ना कि जो ओल्ड सिस्टम है उसको रिवाइव करने की कोशिश करनी थी, ठीक है ना। तो इस वजह से इस पे क्वेश्चन मार्क आता है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं हो सकता, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं हो सकता। नेशनल इश्यूज नहीं थे यहाँ पे, सिपाही अपने अपने जो पर्सनल ग्रीवेंसेस है उनकी वजह से लड़ रहे थे, प्लस रिवाइवलिज्म का ट्रेंड था, यानी कि ओल्ड रिजीम को वापस ये रिवाइव करना चाह रहे थे, न्यू सिस्टम को स्टेब्लिश करने के अगेंस्ट थे। तो किस तरह से इंडिपेंडेंट करना चाहते थे अपने देश को, अंडर द मुगल्स भी आपका देश गुलाम था, और अगर आप उसको वापस रिवाइव कर रहे हो तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे हो गया, इंडिपेंडेंस किस चीज से होंगे आप। तो बहादुर शाह जफर को अगर आप अपना लीडर घोषित करो, इसका मतलब आप एक तरीके से उनकी सुजरेंटी एक्सेप्ट करने को तैयार हो, तो यहाँ से ब्रिटिश के हाथों से छूट के आप मुगल एम्परर के हाथों में गुलाम बनना जा रहे हो, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कह सकते। इन सभी कारणों से ऐसे डिबेट चलती है, ठीक है ना। वो सब हमने कवर कर रखा है रिवोल्ट ऑफ 1857 के अलग से सेशन में, वो आप जाके देख लीजिएगा। ऑप्शन बी भी जनरली नेटिव किंग्स सपोर्टेड ब्रिटिश, है ना, नेटिव किंग्स वर नॉट सपोर्टेड द म्यूटिनियर्स, दे सपोर्टेड द ब्रिटिश अथॉरिटी। मैंने बताया ये किन किनों ने सपोर्ट किया था। तो यहाँ पे सिपाही और जो ऑपरेस थे जैसे फार्मर और एग्रीकल्चर लेबर, वो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे थे रिवोल्ट ऑफ 1857 को, लेकिन जो भी एलाइड ग्रुप था या जो धनवान व्यक्ति थे वो रिवोल्ट ऑफ 1857 को यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रहे थे, कुछ एक को छोड़ के। देन ऑप्शन सी है ब्रिटिश सोल्जर्स वर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रादर देन इंडियंस, ऑब्वियसली दे वर मॉडर्नाइज्ड इन देयर वेपन्स, war strategy and all, so obviously they were better equipped and organized, Indians rather than Indian soldiers. So all of the above will be correct answer of this question. Next question है question number 68, the British were able to suppress the uprising of 1857 in Rajput state because, ये RS का क्वेश्चन है, बहुत 1996 में पूछा गया, बहुत पहले का। ऑप्शन ए, द लोकल राजपूत रूलर डिड नॉट सपोर्ट रिवोल्यूशनरी, हाँ ये था, जो लोकल राजपूत रूलर्स थे। नेक्स्ट है द एजुकेटेड मिडिल क्लास सपोर्टेड द ब्रिटिश, एजुकेटेड मिडिल क्लास तो न्यूट्रल रहे थे, है ना। द सोल्जर्स इन कैंटोनमेंट वर नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट लीडरशिप ऑफ रिवोल्यूशन फ्रॉम आउटसाइड राजस्थान, ये कोई कारण नहीं था, ठीक है। द न्यूज़पेपर कुड नॉट प्रोजेक्ट द ट्रू एम ऑफ रिवोल्यूशन, न्यूज़पेपर का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं था उस समय। तो क्या ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन ए कि लोकल राजपूत रूलर जो थे उन्होंने रिवोल्यूशनरीज को सपोर्ट करने की बजाय किनको सपोर्ट किया था, ब्रिटिश लोगों को। इस वजह से ब्रिटिश लोग जो थे दे वर एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन राजपूत स्टेट। देखो ऑप्शन 69 सॉरी क्वेश्चन नंबर 69, विच अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर लॉस्ट देयर लाइव्स एट लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, एंड 1857 में लखनऊ में रिवोल्ट को सप्रेस करते हुए कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने अपनी जान गंवा दी थी। तो देखो हम चैप्टर पे आते हैं अपने। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल की लीडरशिप में यहाँ पे रिवोल्ट हो रहा था, रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना। तो अवध के अंदर बिरजिस खां कादर जो थे उनके पर्सनल एडवाइजर, या वी कैन से कि उनके सॉरी बिरजिस कादर उनके सन थे जिनको कि नेक्स्ट नवाब बनाने का प्रोक्लेमेशन किया था हजरत महल ने, ठीक है। और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद थे, उन्होंने इनको असिस्ट किया था बाय ऑर्गेनाइजिंग द रिबेलियंस एंड फॉर द ब्रिटिश। तो कौन कौन इन्वॉल्व थे ब्रिटिश ऑफिसर जिन्होंने लखनऊ के अंदर रिवोल्ट को सप्रेस करने की कोशिश की। हेनरी लॉरेंस फर्स्ट आते हैं, ठीक है। देन ब्रिगेडियर इंग्लिश आते हैं, हैवलॉक आते हैं, जेम्स आउटरम आता है, एज फाइनली सर कॉलिन कैम्पबेल ने सक्सेस हासिल की टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ, ठीक है। कॉलिन कैम्पबेल ने सप्रेस किया था, हेनरी लॉरेंस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इस फाइट को। तो इसमें एक नेल भी आते हैं बीच में, कौन आता है, नील। तो इतने सारे ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो लखनऊ के अंदर लगते हैं रिवोल्ट को एंड करने में। तो किन किन ने अपनी जान गंवा दी, अगेन हम चलते हैं। तो किन किन ने जान गंवा दी यहाँ पे देखो, हेनरी लॉरेंस स्टार्ट करते हैं, तो 4 तो होगा ही होगा। तो ऑप्शन देखो आप 1 2 3, ऑप्शन ए में क्या 1 2 3, ऑप्शन बी में 1 3 4, यानी 4 तो होगा ही होगा, है ना। तो ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, 2 3 एंड 4 एंड ऑल ऑफ द अबव।
तो अब सब भी हो सकते हैं, तो हमारे पास अब क्या है, ऑप्शन ए तो कट हो जाता है क्योंकि ऑप्शन ए में 4 नहीं है, तो ये तो कट हो गया। अब हमारे पास बचे 3, ऑल ऑफ द अबव और ये वाला है ना 134, 134 और 234 है ना। तो हैवलॉक भी थे, मेजर हैवलॉक, देखो आप हेनरी हैवलॉक, ठीक है। तो हेनरी हैवलॉक यहाँ पे है, ये भी थे, इन्होंने भी जान गंवा दी थी। आपको मैंने बताया नेल भी थे, लेकिन अगर आपको नहीं पता हो कि नेल थे या नहीं हो तो जॉन निकोलसन तो पता ही होंगे। जॉन निकोलसन जो है, आप देखो हमारे नोट्स में अगर, तो ये थे दिल्ली के अंदर सप्रेस करने के अंदर लगे हुए थे। तो जॉन निकोलसन वर रिलेटेड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट द सेंटर ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये निकोलसन यहाँ पे नहीं थे, लखनऊ के अंदर निकोलसन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो ऑटोमेटिकली अगर हमें सेकंड नहीं भी पता हो तो उसको हम इसके साथ ले लेंगे। तो ऑल ऑफ अबव तो हो नहीं सकता बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से कट हो गया, तो डी ऑप्शन जो है हमारा वो कट हो जाता है। अब बचेगा क्या, सी और बी, यानी 134, 1 और ये सी और बी भी कट जाता है क्योंकि 1 नहीं है, 1 थे ही नहीं, तो बचता क्या आपका सी। तो सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड वाला पता ना भी हो तो भी हो जाएगा। जनरल नेल अगर ना भी पता हो तो इसमें आ जाएगा बिकॉज ऑप्शन ही ऐसे सेट है। ऑप्शन भी आपको हेल्प करवाते हैं टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, कभी ऑप्शन पे भी ध्यान रखना। तो जनरल आपको ये सारे पता होने चाहिए कि कौन से सेंटर से कौन लीडर थे और किन्होंने सप्रेस किया था, ब्रिटिश ऑफिसर हु सप्रेस द रिवोल्ट। तो ये हमारे नोट्स में अच्छे से मेंशन है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये जो जॉन निकोलसन थे ये दिल्ली से रिलेटेड है ना, दिल्ली में सप्रेस करने का काम किया था, बाकी सब ने कहा किया लखनऊ में। फर्स्ट कौन आता है, हेनरी लॉरेंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास 70 number 70, whose name amongst the following is not associated with the revolt of 1857? Option A, Colonel St. Leger, Lieutenant Colonel Gibbs, Colonel Wallace, all of the above। तो नॉट एसोसिएटेड, तो ये नाम हमने सुना ही नहीं है ना, कर्नल सेंट लेगर, गिब्स, वेलेस, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में अगर आप देखो तो नोट्स में है निकोलसन है, हडसन है ना, और अगर देखो तो कॉलिन कैंपबेल है, देन हेनरी लॉरेंस है, ब्रिगेडियर इग्नेस हैवलॉक, आउटरम ये थे है ना, ऑनसेल और हग रोज जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ वॉर फाइट किया, ठीक है, हग रोज, तो ये थे। तो अगर यहाँ पे नाम ये सुने ही नहीं हमने तो इनमें से कोई भी एसोसिएट नहीं था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। तो इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज examyatra.com। थैंक यू।